दोस्तों, कल हम लिपियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये बड़ा टॉपिक है, इसको कई दिन में इसको समझा जा सकता है। आज हम संत विनोबा भावे की बात करेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो बड़े आदमी होते हैं, संत हैं, उन पर कोई कमेंट करना खतरे से खाली नहीं होता है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनको मैं श्रद्धा सुमन हमेशा चढ़ाता हूँ। उन्होंने एक बात कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में बोलना आसान है, भारत में हिंदी में बोलना खतरे से खाली नहीं है। तो वो इतने बड़े आदमी जब ये बात करते हैं तो मैं तो उनके सामने नाचीज हूँ। तो मैं बहुत कंट्रोवर्शियल कोई स्टेटमेंट जब तक नहीं देता जब तक आमने सामने ना हो और मुझे इतना समय मिले कि मैं आपको समझा सकूं अपनी बात। फिर भी मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक बार उनसे मिलने गया था बच्चों के साथ। तो कुछ बातें हुई, फिर हमने उनसे कहा कि आपके यहाँ आए हैं, आप संत हैं, कुछ हमको सलाह दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि माता और गौ माता की सेवा कीजिए। तो बच्चे तो कर रहे हैं, माता की कर रहे हैं, गौ माता तो उन्हें मिलती नहीं। मुझसे कहा कि आप क्या करते हैं, मैंने भाषा भी घूमे। तो बोले देखिए, मैं चाहता हूँ कि देवनागरी में सब भाषाएं लिखी जाएं। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, इसका कोई बड़ा लाभ तो नहीं होगा, फिर भी मैं इस पर विचार करूँगा, देवनागरी पे बहुत ज़्यादा काम करूँ। फिर उसके बाद मैंने 25 साल देवनागरी पर काम किया, मुझे उससे डीलिट भी मिली है। उसके बाद एक मेजर प्रोजेक्ट यूजीसी की है, इस पर 3 पुस्तकें भी छप चुकी हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये 2 पुस्तकें हिंदी में हैं और एक इंग्लिश में है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद अभी तक लिप्यंतरण पर, ट्रांसलिट्रेशन पर इंग्लिश में भी पूरी किताब कोई नहीं है। मैंने उसे डिटेल में वर्षों 25 साल काम किए, तो मेरा अनुभव है जो मैं बताना चाहता हूँ। एशिया की जितनी भाषाएं हैं, दक्षिण एशिया की, उनकी जो लिपियां हैं वो सब ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। और उनमें वर्णमाला जो है लगभग एक आध अक्षर को छोड़ दिया जाए तो लगभग वही है जैसे आई वगैरह का का। तो लिप्यंतरण बड़े आसानी से हो सकता है देवनागरी में, कोई मुश्किल नहीं है। हमको कुछ विशेषक चिन्ह बनाना पड़ते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डायक्रिटिक मार्क्स, ऊपर बिंदी, नीचे नुक्ता, और भी चिन्ह बनाना पड़ेंगे। खैर, तो मैंने अध्ययन किया कि मैं बहुत लिपियाँ जानता हूँ, काम ही किया है जिंदगी भर। तो मैं थाईलैंड का उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जब थाईलैंड गया था कुछ लेक्चर देने, तो मैं थाई लिपि सीख गया था। तो मेरा उद्देश्य कुछ दूसरा था, मैं जो लिखा रहता है वो पढ़ सकूँ। तो मैं जब वहाँ गया तो लगभग पूरा थाईलैंड मैंने देखा। तो हमारा शिष्य एक साथ में था, तो उन्होंने कहा सर आज हम नाखून पाठों चलेंगे। तो हमने कहा नाखून पाठों क्या होता है भैया? बोले देखिए ऐसा है कि हमने कहा लिख दो तुम थाई में। उसने जब थाई में ही लिखा तो क्लियर था, नगर पाठम, माने प्रथम से पठम, यानी पाली से लिया उन्होंने। तो इसका मतलब प्रथम नगर क्यों कहते हैं? नगर पठन को बोलते थे नाखून पाठों। अगर हम उनसे नगर पठन कहें तो कुछ समझेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो गौतम बुद्ध की अस्थियाँ जो है कुछ यहाँ पर जो है उनको रखी गई हैं, इसलिए हमने इसको प्रथम नगर नाम दिया है। खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर उन शब्दों को उच्चारण को अगर आधार बनाएं, या हम लिपि अंतर सिर्फ हम वर्णों में अंतर करें, का की जगह का लिख दें का, तो उससे बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा।
तो मैं उदाहरण इन्हीं के देता हूँ थाई से। थाई में शब्द है सिरात, सिरात, तो वो वहाँ लिखा जाता है श्रद्धा। तो ये जो है हमारे यहाँ श्राद्ध जो पक्ष होता है उसी महीने में उनको भी वही श्राद्ध कहते हैं। अंतर ये है कि वो बौद्ध भिक्षुओं को खिलाते हैं और हमारे यहाँ ब्राह्मणों को खिलाते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि वहाँ पर अयोध्या भी है, लेकिन वो बोलते हैं अयोध्या, अयोध्या। और उनका कहना यही है कि खैर वो चर्चा हम यहाँ नहीं करना चाहते कि राम जो है यहीं के थे और उनके राजा हैं, उनको अभी भी राम नाम उसमें लिखा रहता, रामम। तो हमारी जो चर्चा ये है कि लिपि बदलना ये लगभग बहुत कठिन काम है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लिपियों से भावात्मक संबंध रखता है, इमोशनल। तो एक ही उदाहरण है संसार में, तुर्की। तुर्की में जो है एक वहाँ आए थे डिक्टेटर, शासक थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो उन्होंने जो है वहाँ पर काफ़ी परिवर्तन किए। एक परिवर्तन ये किया कि तुर्की को उन्होंने रोमन लिपि में लिखवा दिया। पहले वो अरबिक लिपि में लिखी जाती थी वे, और आप जानते हैं बहुत से चेंज किए, पर्दा सिस्टम को ख़त्म किया वगैरह, काफ़ी सुधार किए। वो कर सकते थे क्योंकि डिक्टेटर थे, लेकिन डेमोक्रेसी में ये संभव ही नहीं है कि हम किसी की लिपि कई लोगों ने सुझाव भी दिया। सुझाव बड़े अच्छे थे कि भारत की सब भाषाएं देवनागरी में लिखी जाएं, लेकिन कोई तैयार नहीं होगा। तो ऐसे पे चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैंने जो पुस्तक लिखी उसका एक बड़ा लाभ ये है कि हमने ये बताया कि कन्नड़ है, सभी भाषाएं, तेलुगु है, तमिल है, इन शब्दों को हम देवनागरी में ऐसे लिखें जैसे कि उनकी भाषाओं में बोला जाता है। पूरा तो संभव नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक ये संभव हो सकता है। चेन्नई, मद्रास के लिए चेन्नई, मुंबई, बम्बई के लिए मुंबई, बड़ौदा के लिए बड़ौदरा वगैरह, ये बाद में हुए हैं। इससे 10 साल पहले मैंने अपनी पुस्तक में इनका जिक्र कर दिया था कि ऐसा ही होना चाहिए कि जो उनके अपने नाम हैं, तो हम इंग्लिश के माध्यम से, हम तो भारतीय हैं, सब भारतीय भाषाओं में काफ़ी एकता है, तो ऐसा क्यों लिखा जाए। तो खैर आजकल तो सरकार ने फिर ऑर्डर ही कर दिया, तो सब नाम ही बदल ही गए हैं। और हमने इस बात को इसलिए पहले कहा, लेकिन विदेशी नामों में हम अभी भी गलती कर रहे हैं। यहाँ मैं जिक्र करूँ कि ये डॉक्टर वैदिक हैं, आप जानते हैं, विद्वान आदमी हैं। ये भाषा के संपादक थे, मेरे मित्र थे, मित्र हैं, अब संपर्क नहीं है। तो मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप ऐसा कीजिए कि जो नाम विदेशी हैं उनको उनके हिसाब से लिखिए, आप इंग्लिश के माध्यम से क्यों लिखते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि जापान का नाम निप्पो है, ये क्या नाम है, जर्मनी का नाम जो है डाइचलैंड है, तो बर्लिन को बेर्लिन लिख पाते हैं। तो हम देवनागरी में ना आसानी से लिख सकते हैं, तो क्यों ना लिखें। तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ जो बड़े बड़े नाम हैं नेताओं वगैरह के या स्थान हैं, इनको देवनागरी में आप लिख दीजिए। हमारा विभाग था फॉरेन लैंग्वेज, और उसमें जर्मनी के, फ्रांस के, फ्रेंच वगैरह पढ़ाई जाती थी। उनसे हमने नाम लिखवा कर उनको भेजे। कुछ का पालन भी हुआ, और पता नहीं वो बात फिर खटाई में पड़ गई। और अब तो और उल्टा हो गया। ये चीन की जो राजधानी है उसका नाम है पेईचिंग, पेईचिंग, और हम देवनागरी में बड़े मज़े से लिख सकते हैं पेईचिंग। धर्म वगैरह में लिखा भी जाने लगा था काफ़ी नामों को। लेकिन अब फिर इंग्लिश का प्रभाव जो है आज़ादी के बाद बहुत बड़ा है, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि हम सब नामों को अभी भी इंग्लिश के माध्यम से लेते हैं। ये कितना फ़ायदा हो सकता है, इमोशनल कितना लाभ हो सकता है कि जब उनके नामों को हम
उनकी भाषाओं के अनुसार ही लिखें, न कि इंग्लिश। खैर ये तो ख्वाब है, लेकिन ये सपना ज़रूर पूरा होगा ये बाद में। और धीरे धीरे आप देखेंगे, हम रहें ना रहें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये भाषाओं का जो आदान प्रदान है वो डायरेक्ट होने लगे। कई भाषाओं में होने भी लगा है, जैसे रूसी में है। पहले रूसी जो नाम हम लिखते थे वो वहीं के इंग्लिश के हिसाब से लिखते थे। अब जो है रूसी से अनुवाद हो रहे हैं हिंदी में, उसमें मस्गवा वगैरह आ रहा है। मैं ये चर्चा फिर उसको आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।